स्टूडेंट्स अपने आप को बेटा पहले म्यूट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो उसी डेरिवेशन को हम आगे करेंगे। ये हमने लिखा है डाइपोल मोमेंट ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ओके, वाइब्रेशन मोशन में हमने क्या लिखा था, इक्वेशन बनाया था हमने, पी डाइपोल मोमेंट ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू अल्फा ई, इट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसके बाद हमने क्या इक्वेशन बनाया था, पी जो डाइपोल मोमेंट होगा वाइब्रेशन मोशन के लिए दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई, जहां पे अल्फा क्या था बेटा, अल्फा था आपका पोलराइजेबिलिटी। ओके, और वाइब्रेशनल मोशन के लिए हमने पोलराइजेबिलिटी कितना निकाला था, दिस टर्म को निकाला था, दिस वन इज द टर्म वी हैव डिराइव फॉर वाइब्रेशनल मोशन। आप एक काम करोगे, आप वाइब्रेशनल मोशन में जो आपको पी का वैल्यू मिला है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे, पी आई सॉरी जो आपने अल्फा का वैल्यू जो निकाला है ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन उसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 दोगे, और जो आपने रोटेशनल मोशन के लिए जो आपने अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको आप इक्वेशन नंबर, मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा मैम। अब देखो मैम स्क्रीन भी रुक रही है मैम, अब सही है मैम। आ रहा है योगिता? यस मैम, पर मैम बीच बीच में स्क्रीन रुक जाती है। ओके, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ बेटा, देखो ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने बेटा, हमने वाइब्रेशनल मोशन के लिए जो आपने अल्फा का वैल्यू पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे अल्फा की जगह पे आपको उस वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह आपको उस वैल्यू को रखना है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी जो हमने लिया था उस वैल्यू को रखना है। अब सिंपली हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल टू अल्फा 0 बी ई नॉट ई 0 और ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1 भी साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेटर। बेटा यहाँ पे देखो आपका सिंपली न्यू था, है ना, हमने जब इक्वेशन लिखा है तब उसका बेटा न्यू था, तो लेकिन हम वाइब्रेशनल मोशन के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे मैंने OSC लिख दिया, ये ऑसिलेटरी जो होता है वाइब्रेशन के लिए उसके लिए मैंने OSC लिखा है। आप पहले वाले इक्वेशन पे भी न्यू की जगह न्यू ऑसिलेटरी कर देना जब आप वाइब्रेशनल मोशन के लिए इक्वेशन हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वाले इक्वेशन में रोटेशनल मोशन में हमने न्यू की जगह क्या लिखा है, न्यू रोटेशनल, है ना, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आप वहां पे क्या लिखोगे, न्यू ऑसिलेटरी, है ना, फिर टी, ओके, एंड इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, ये आपका रह गया कंप्लीट इक्वेशन। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको। जब आपने पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन लोगे, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। जब आपने पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन काउंट किया है अल्फा के लिए, गिव इट इक्वेशन नंबर 2 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने देना है इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा देखो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रहा है उस टर्म में पहले वाले टर्म को तो एज इट इज रख दो, फर्स्ट टर्म को हमें एज इट इज हमने रख लिया, ठीक है, सारे टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बताता है, अल्फा 0 बी, ये अपने आप में क्या बताता है, पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो सेकेंड वाले टर्म में बेटा देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज ये देखो, ये अगर एक साइन का टर्म है और एक साइन का टर्म है, ओके, तो बेटा इस वाले टर्म में अगर मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ, किसका फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज साइन ए इंटू साइन बी। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ओके, साइन ए इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, कोई बता दे, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ cos से माइनस बी माइनस कोस ए प्लस माइनस बी, cos a प्लस बी,
ठीक है, तो पहले वाले टर्म को तो हम एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले टर्म में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा दूसरे वाले टर्म में देखो अल्फा 1b और ई नोट, इसको तो बाहर निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, और ये हाफ आपका बाहर आ जाएगा, है ना, अल्फा 1b ई नोट। अब फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटा इसमें ए वाला टर्म आप कौन सा लोगे और बी वाला टर्म आप कौन सा लोगे। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो बेशक इसको बाहर ले लो, cos 2 पाई, है ना। ए के लिए हमने ये लिख दिया, ए के लिए मैंने लिख दिया न्यू ऑसिलेटरी, है ना, माइनस, बताओ क्या रह गया, न्यू डैश। न्यू डैश, बेटा एक मिनट, इसको बेटा इस तरीके से लिखे, हम ये वाला टर्म को ये ले लेते हैं। ठीक है, न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटरी देख रहा, हाँ, मैंने म्यूट कर लो अपने आप को, किसकी आवाज आ रही है बेटा, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, एंड आपके बाद फिर आ जाएगा माइनस cos 2 पाई, अब बताओ क्या आ जाएगा, a माइनस बी, फिर आ जाएगा बेटा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटरी। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से, विजिबल नहीं है बेटा, यहां मैं लिखती हूँ दोबारा, जहां पे विजिबल नहीं आए तो एक बार बता देना है। ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, तो बेटा देखो इस वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो पहला वाला टर्म को तो हमें कुछ नहीं करना था, है ना, पहला वाला टर्म को हमें एज इट इज लिखना था, तो दैट इज मैंने लिख दिया ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी। ठीक है, प्लस अल्फा 1 भी, ओके, और बेटा इसमें से मैंने क्या ले लिया, ई नोट बाहर ले लिया, ये दोनों ये सेकेंड वाले टर्म से ई नोट को हमने बाहर ले लिया। फिर उसके बाद आप इसके ये जो बाकी रह गया ना साइन ए इंटू साइन बी, इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पे मैंने हाफ कर देना, फिर उसके बाद cos a माइनस बी के लिए, a के लिए मैंने इस वाले टर्म को काउंट किया है, दैट इज न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटरी इंटू टी। ओके, माइनस ऑफ बेटा माइनस cos 2 पाई, है ना, फिर उसके बाद 2 पाई न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटरी इंटू टी, ये रह गया। ठीक है, क्लियर है, सारा क्लियर दिख रहा है, कोई डाउट नहीं, बताओ बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक के लिए क्लियर? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है बेटा, चलो फिर यस मैम। हाँ, फिर बेटा ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए हमने निकाल लिया, वाइब्रेशनल मोशन के लिए निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह हम रोटेशनल मोशन का भी काउंट करेंगे, इसी तरह ही हम रोटेशनल मोशन का भी डिराइव करेंगे। ठीक है, सिमिलरली द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन ए रोटेटिंग मॉलिक्यूल, सिमिलरली द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट in a rotating molecule, in a rotating molecule, बताओ बेटा रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना होता है, फटाफट बताओ। P रोटेशनल लिख देती हूँ, है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस टाइप का क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या था, और आप रोटेशनल मोशन में जो अल्फा का वैल्यू निकाले हो ना, इक्वेशन नंबर 2, ये आ जाएगा आपका अल्फा रोटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अल्फा रोटेशनल का वैल्यू यहाँ पे पहले रखो। अल्फा रोटेशनल का वैल्यू हमारे पास क्या था बताओ? दिस इज इक्वल टू अल्फा 0r और इक्विलिब्रियम पोजीशन में OR हमने लिखा था प्लस अल्फा 1r मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अल्फा ड्यूरिंग रोटेशनल है ना। अल्फा 1r फिर साइन 2 पाई, फिर हमने क्या बताया था कि जो आपका रोटेशनल होगा तब उसमें आपका फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डबल हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल, यही था? एनीथिंग और? 2 न्यू रोटेशनल और टी, यही था आपके पास? एक बार चेक कर लो, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ई का वैल्यू हमें लिखना है। ई का वैल्यू बताओ क्या था आपके पास? ई का वैल्यू हमने क्या ले रखा था? ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी। संगीता बेटा इसीलिए हमने यहाँ पे इसको न्यू डैश लिया था, है ना? जो हमने न्यू डैश लिया था इसीलिए ही लिया था ताकि जब हम लिखेंगे इक्वेशन में थोड़ा सा वेरिएशन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सारे जगह पे हम न्यू लिख रहे थे और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या लिया है? न्यू डैश, इसीलिए लिखा था कि थोड़ा सा बस चेंज हो जाए, थोड़ा हमें चेंज का पता चले जब आप सारा न्यू में ना आए। ठीक है, अब क्या करना है? इसे जस्ट आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और पहला वाले टर्म को तो एज इट इज रखना है और सेकेंड वाले टर्म में अगेन हमें साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। पहला वाला टर्म को एज इट इज रखो। ठीक है, इसको मैं मिटाती हूँ बेटा। 1 2 3 इट इज योर इक्वेशन नंबर 3। देन यू विल गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। आप इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। पहला टर्म एज इट इज और सेकेंड वाले टर्म में हम यूज करेंगे द फॉर्मूला दैट इज साइन ए इंटू साइन बी। तो पहला वाले टर्म को एज इट इज रखना है। कितना हो जाएगा ये? अल्फा 0r, है ना? आर पे मैं किसके लिए लिख रही हूँ? रोटेशनल मोशन के लिए। चाहिए अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिख रहे हो तो स्मॉल लिखो। बेटा मैंने स्मॉल में लिखा है। ठीक है, आर किसको बताता है? ये बताता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रोटेशनल कोएफिशिएंट, है ना? एंड दिस इक्वल टू E0 साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1r रोटेशनल साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल टी। और इधर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा? ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी। ठीक है, तो बेटा जब ये इस टर्म को तो एज इट इज रख दिया, सेकेंड वाले टर्म पे क्या करोगे आप? साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज करोगे। ई नोट को हम बाहर ले लेंगे, इसका कोई रोल नहीं है, इसको आप अल्फा 1r के साथ लिख लेना। ई नोट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1r, है ना? और ये कितना हो जाएगा बेटा? ई नोट को मैंने बाहर ले लिया और एज इट इज साइन ए इंटू साइन बी। या अगर आप तरीके से थोड़ा लिखना चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और लिख लो ताकि प्रॉपरली आप फॉर्मूले लगा लो। ठीक है, साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी, है ना? अब ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला में। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करने के बाद कितना आएगा? खुद एक बार फॉर्मूले में पुट करो और मुझे चेक कर लो। बेटा अपना जब आप क्लास में बैठते हो पेन और कॉपी साथ लेके बैठना। ठीक है, और जो डेरिवेशन है वो हाथों हाथ करते रहना। तो बेटा जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा और ये क्या आ जाएगा? अल्फा 1r ई नॉट हाफ कॉस, है ना? कॉस a माइनस b बाई 2, है ना? कॉस a माइनस b बाई 2। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 पाई न्यू डैश टी और यहाँ पे भी 2 है ना? तो एक तरीके से
मैम 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा। 2 पाई कॉमन हो जाएगा, गुड। फिर बेटा क्या लिखूंगी, न्यू डैश माइनस 2 न्यू रोटेशनल टी, यही आएगा ना, इसको ब्रैकेट कर देते हैं बेटा। यस मैम। ठीक है, फिर माइनस बताओ, माइनस में नीचे लिख देती हूँ, माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू, है ना, सॉरी ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे भी 2 पाई आपका कॉमन हो गया, और क्या बच गया, न्यू डैश प्लस 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी, यही रह गया। ठीक है, ये आपका है डेरिवेशन में। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, ये बस में हमने ये ए माइनस बी टी लिखा है ना, हाफ तो हमने बाहर ले लिया था। ये क्या है, न्यू डैश प्लस 2 न्यू, समझ में आ रहा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लो थोड़ा, 2 पाई न्यू डैश प्लस 2 न्यू रोटेशनल टी। बस बेटा आपको यहीं तक इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ठीक है, लेकिन इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को फिर हमें आगे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, देखो आप राजकुमार के बुक आप इसको रेफर कर रहे हो। ठीक है, राजकुमार के बुक में बेटा बिल्कुल मैंने भी राजकुमार की बुक से ही लिया है सारा मटेरियल, लेकिन उसका लिखने का जो तरीका होता है ना, जैसे मैं आपको क्लास में करा रही हूँ उस तरीके से लिखना, क्योंकि उसमें तो बेटा डायरेक्ट ही आपका इक्वेशन बना दिया है कि वाइब्रेशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन बनेगा, रोटेशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन बनेगा। आपका जब क्लासिकल थ्योरी 10 मार्क्स में आए या 12 मार्क्स में आए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमें अपने प्रॉपर तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बताओगे कि ये रमन स्पेक्ट्रा होता क्या है ना, जो रैली स्कैटरिंग, रैली जो हमें लाइंस मिलते हैं उसके अलग, उसको छोड़ के जो हमें वेरिएशन मिलता है फ्रीक्वेंसी में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रा या रमन लाइंस। और रमन लाइंस को भी हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक होता है बेटा आपका स्टोक्स लाइंस, एक होता है आपका एंटी स्टोक्स लाइन। फिर उसके बाद बेटा जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया कि ये आपका एनर्जी लेवल है, चाहे वो बना लेना, या चाहे जो आपका सेकेंड सेम में हमने पढ़ रखा था, जो सेंटर में आपका रैली लाइन रहेगा इस तरीके से, है ना, सेंटर में रैली लाइन रहेगा, और इसमें बेटा क्या होएगा, जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होगा न्यू एस इज ग्रेटर, न्यू एस इज इक्वल टू न्यू आई, इसको हम क्या बोलते थे, रैली लाइन। ठीक है बेटा, और फिर इस तरफ क्या लिखोगे आप, इस तरफ क्या रहेगा आपका एंटी स्टोक्स लाइन, और इधर क्या रहेगा आपका स्टोक लाइन, है ना। और दोनों में जो आपका न्यू एस का रिलेशन था, न्यू एस एक में आपका था ग्रेटर देन न्यू आई, एक में था आपका न्यू एस इज स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से एक में ग्रेटर होता है और एक में क्या होता है, लेस होता है, स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइंस, है ना। तो इस तरीके करके पहले आप डायग्राम बताओगे, डायग्राम बताने के बाद आप आ जाओगे क्लासिकल थ्योरी में, है ना। क्लासिकल थ्योरी में जब आप क्लासिकल थ्योरी लिखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लासिकल थ्योरी में बेटा हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी लिखना है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपका बुक में है, जो मैंने आपका पहले 2 क्लास में बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपके ग्लास ट्यूब के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को रख रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स को रखने के बाद आप इसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे ही इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डायग्राम करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव चार्जेस हो गए और इस तरफ आपके नेगेटिव चार्जेस हो गए, और जो सेंटर में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेंगे, डाइपोल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बेटा, डाइपोल फॉर्म करेंगे। और इसको फिर हम क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में अगर परमानेंट, किसी मॉलिक्यूल में अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तब रमन स्पेक्ट्रम में ये क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या किया जाता है बेटा, इंड्यूस किया जाता है ना। इस चीज को आप बताओगे, ठीक है। इस चीज को बताने के बाद आप उसमें बताओगे कि ये पोलराइजेबिलिटी क्या है ना, पोलराइजेबिलिटी अल्फा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करने के बाद, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर पोलराइजेबिलिटी को हमने जो सिंबल होता है वो अल्फा के सिंबल से हम इसको डिनोट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा क्लासिकल थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि इन एडिशन टू दीज द मॉलिक्यूल आल्सो हैव इट्स ओन some motion, and these 2 type of motion are, one is vibrational motion and second one is the rotational motion.
फिर आप ये लिखोगे कि वाइब्रेशनल मोशन के लिए पोलराइजेबिलिटी में क्या चेंजेस होता है ना। तो ड्यूरिंग द टाइम द पोलराइजेबिलिटी अल्फा इज रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था बताओ, अल्फा 0v प्लस अल्फा 1v, है ना। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था, 0v क्या था, 0v था आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोलराइजेबिलिटी चेंज, पोलराइजेबिलिटी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अल्फा 1v क्या था, द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम चेंज है। मैक्सिमम के ये लिए कितना होता है ना, ये था आपका। फिर बेटा जिस तरह आपने वाइब्रेशनल मोशन में लिखा है उसी तरह आप क्या लिखोगे, रोटेशनल मोशन के लिए लिखोगे, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में ये बताओगे कि फॉर कंप्लीट रोटेशन, टू नोट द कंप्लीट रोटेशन वी टेक द फ्रीक्वेंसी कितना 2 न्यू करके, है ना, 2 न्यू करके आप इसको लिखोगे। फिर उसके बाद बेटा क्या करोगे, फिर उसके बाद जो आज हमारा डेरिवेशन था इसको आप पूरा कंप्लीट करके लिखोगे, ठीक है। देन आप क्या लिखोगे बेटा, देन वी हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड चेंज इन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट one by one. First one is due to vibrational motion and second one is due to rotational motion. पहला वाला इक्वेशन को चाहिए जिसमें आपने E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना, चाहे आप उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। फिर उसके बाद जब आपने पोलराइजेबिलिटी चेंज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन लिखा है उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। फिर उसके बाद पोलराइजेबिलिटी चेंज ड्यू टू रोटेशनल मोशन इक्वेशन नंबर 3 हो गया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट काउंट किया है उसको इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। एंड दिस वन इज बिकम्स हियर इक्वेशन नंबर 5, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो बेटा जो हम फाइनली कंक्लूड करेंगे ये आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन हो जाएगा। डेरिवेशन वाले पोर्शन के बाद आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे बेटा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है, जो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, दैट इज ओनली नॉट, जो फ्रीक्वेंसी में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ही चेंज नहीं होता है। न्यू एस बाय न्यू आई जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, न्यू एस माइनस ऑफ न्यू आई, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो फॉर किसके किसके लिए होता है, न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटरी, है ना, ये किसके लिए था, वाइब्रेशनल मोशन के लिए था। ये किसके था, न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटरी, दोनों टर्म्स थे हमारे पास। और बताओ न्यू डैश माइनस न्यू रोटेशनल, है ना, रोटेशनल मोशन के लिए भी था। और किसके लिए था बताओ दादा, न्यू डैश प्लस न्यू रोटेशनल माइनस न्यू रोटेशनल, और ये न्यू डैश प्लस न्यू रोटेशनल। तो बेटा जो चेंजेस होता था फ्रीक्वेंसी में, दिस वन इज फॉर दिस टर्म ऑल्सो, फॉर दिस वन ऑल्सो एंड फॉर दिस टर्म, न्यू डैश माइनस न्यू रोटेशनल के लिए भी हो सकता है और न्यू डैश प्लस न्यू रोटेशनल के लिए। ये सारे चेंजेस किसके लिए हो रहे हैं, आपके फ्रीक्वेंसी में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक बच्चे ने भी नहीं बोला कि मैडम यहाँ पे 2 न्यू रोटेशनल आएगा, सारे सुन रहे हो ना, ठीक है बेटा, ये 2 न्यू रोटेशनल है। मैम सुन रहे हैं लेकिन आपका ब्लैक बोर्ड पोज हो रहा है कई देर से। अच्छा ठीक है, ये आपका यस मैम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। कहाँ पे बेटा, कहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है बताओ एक बार, कुछ नहीं आ रहा है क्या योगिता? मैम अभी तो दिखाई दे रहा है पर बीच बीच में रुक जाता है, फिर कुछ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। अच्छा कैमरा बीच में रुक जाता है बेटा, है ओके। यस मैम। अब दिखाई दे रहा है, आ रहा है अभी, क्लियर है? यस मैम। ओके तो बेटा ये आपका क्लासिकल थ्योरी जो है ना, ये इसके साथ ही आपका कंप्लीट होता है। ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसके साथ ही कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या आपने कंक्लूड किया है, आपने इसमें क्या कंक्लूड लिया है? इसमें हम ये कंक्लूड ले सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, जिस मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो वही मॉलिक्यूल सिर्फ आपका रमन स्पेक्ट्रा दिखाएगा, ठीक है ना। अगर आपके मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, देन आल्सो वी कैन इंड्यूस द डाइपोल मोमेंट टू द मॉलिक्यूल।
एक बात सुनो बेटा, जो आपके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को जनरली हमने दो टाइप्स में पढ़ा है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर आपका होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो गया है H2O2 N2, इस तरीके के मॉलिक्यूल को हमने होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पढ़ा था ना। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर इन homonuclear molecule also we can get the Raman spectra by using कौन सा method, by using the method of inducing dipole moment, by using the method of induced dipole moment. Okay, okay मैम इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है H2O2 N2 हाँ, मतलब ये है कि अगर हम इसमें मतलब डाइपोल, मतलब इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, रमन स्पेक्ट्रा आप इसमें मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसी थ्योरी में ऑल्सो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, मतलब सम डिफिकल्टीज और सम डिफरेंस, इस थ्योरी में भी कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, इसको भी आपको लिखना है पेपर में, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो आप इसको ये भी लिखोगे कि व्हाट आर द डिफरेंस। क्लासिकल थ्योरी में कुछ तो गड़बड़ होएगा, तब जाके आप क्वांटम पे जाओगे, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, जो आपका थ्योरी बोलता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, रेली लाइंस के, ये अगर आपके सेंटर में रेली लाइंस रह गया ना, जो आपके रेली में सेंटर में आपका रेली लाइंस रह गया और इसके साइड में जो आपके स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइंस रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस मस्ट बी सेम। लेकिन ऐसा होता है क्या, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, स्टोक्स की या एंटी स्टोक्स की? अकॉर्डिंग टू थ्योरी, एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ बेटा, थ्योरी के हिसाब से जो रेली लाइंस के दोनों साइड्स में जो हमें लाइंस मिलते हैं, वन इज स्टोक्स लाइन एंड अनदर वन इज एंटी स्टोक्स लाइन, है ना, एंटी स्टोक्स लाइन, दे शुड हैव द सेम इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, बट प्रैक्टिकली देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस इन द intensity of scattered there is a difference in the intensity of Stokes lines and anti-Stokes lines. जो आपके एंटी स्टोक्स लाइंस होते हैं, जो आपके एंटी स्टोक्स लाइंस होते हैं, these are two weak lines, these are two weak lines. ओके बेटा, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमने यही पढ़ा था ना, न्यू एस इज, जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी किसमें होता है, आपके स्टोक्स लाइंस में ज्यादा होते हैं, न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आपका वेवलेंथ क्या होगा, 1/λ, इनवर्सली रिलेटेड ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट है, इनवर्सली रिलेटेड, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ और 1/λ। हम इसको अगर वेवलेंथ के साथ में लिखूं, अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, वेवलेंथ मस्ट बी स्मॉल। सो एंटी स्टोक्स लाइंस आर वीकली विजिबल, मतलब ये धुंधलाता हुआ आपको नजर आता है, जो आपकी एंटी स्टोक्स लाइंस है, दीज आर नॉट क्लियरली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अच्छा बेटा, और एक बात है जो इसमें डिफरेंस है, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, आपका न्यू ऑसिलेटरी, है ना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन का, वो तो सपोज आपका हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, सपोज हमने न्यू ऑसिलेटरी इज फिक्स, इट इज, मतलब हम इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं, बट जो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, न्यू रोटेशनल कैन टेक एनी वैल्यू, जो आपका न्यू रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है ना, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास नहीं हो सकता है ना, क्लासिकली इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। तो जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, जो आपका रोटेशनल जो लाइंस आपको मिलेंगे, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन either side, must be continuous on either side, है ना, which is an contradiction, which is an contradiction, ठीक है। तो दो आपका क्लासिकल थ्योरी का फेलियर जो सामने आया था,
फर्स्ट वन इज about the intensity of Stokes line and anti-Stokes line, and second one is regarding the rotational lines, है ना. रोटेशनल लाइंस में न्यू ऑसिलेटरी का तो वैल्यू हमने कोई फिक्स ले लिया, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से न्यू जो आपका रोटेशनल है इट इज नॉट फिक्स वैल्यू, वी कैन टेक एनी वैल्यू, एंड इफ इट इज नॉट फिक्स देन इट शुड बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द Rayleigh lines, which is practically not observable. These are the failures. So that's why we will study. क्या स्टडी करेंगे हम? इसके लिए हम स्टडी करेंगे आपका क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम थ्योरी हम इसका स्टडी करेंगे. ओके बच्चों, आपका अटेंडेंस एक बार मैं नोट